हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम सामान्य हिंदी जो कि हमारा ये है क्लास 12 का। और ये किस चैप्टर का है? ये हमारा है चैप्टर गीत और श्रद्धा मनु। ये दोनों जो हमारे चैप्टर हैं गीत और श्रद्धा मनु, ये एक ही चैप्टर है। और यहाँ पे दोनों की व्याख्या पद्यांश है वो यहाँ पे बताया गया है। और ये इनके जो लेखक है मतलब जो कवि हैं वो जो इन्होंने इसे किसने लिखा है तो वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। वो क्या है? इसके कवि हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो गीत है इसके बारे में। यहाँ पे हम ये पद्यांश ले रहे हैं और ये जो इससे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर इससे आता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है और यहाँ पे देखा जाए तो ये चैप्टर है और इसके जो लेखक है वो कौन है? यहाँ पे ये है जयशंकर प्रसाद, जिनके बारे में हमने आपको बताया है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला गीत। उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे आपको श्रद्धा मनु, जो कि दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन जो एक पद्यांश है वो पक्का यहाँ से आता है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे गीत का, जो कि हम आपको पहले ही बताए हैं। और ये हमारा उसका पहला है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको वाक्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बीती बिगाड़ी जाग रही अंबर पंगत में डुबो रही है। तो यहाँ पे हम एक एक लाइन के अर्थ बताएंगे। उसके पहले हम यहाँ पे आपको संदर्भ प्रसंग बताते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे ये अगर आपने अच्छा लिखा है संदर्भ और प्रसंग को तो आपको यहाँ पे मार्क्स टोटल मिल सकते हैं, क्योंकि व्याख्या उतना डीप में नहीं कोई पढ़ता है। सिर्फ संदर्भ और प्रसंग जो होते हैं उन्हें बस सब यहाँ पे देखते हैं। तो आइए हम सीधे संदर्भ और प्रसंग की बात करें। अगर यहाँ पे हम संदर्भ की बात करें तो संदर्भ इसका यहाँ पे इस प्रकार लिखाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत से लिया गया है। यहाँ पे ये क्या है इसके? अब यहाँ पे हम बात करेंगे शीर्षक, जो यहाँ पे बात प्रसंग है। प्रसंग आपको लिखना रहता है। प्रसंग क्या होता है? जो हमारी टोटल व्याख्या है, इसका जो हम व्याख्या करते हैं उसी का हमारा ये संक्षिप्त विवरण देता है प्रसंग। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में हम इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। क्या किया है? प्रकृति के जागरण का, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। आइए हम इसे व्याख्या के जरिए समझाते हैं, क्योंकि अगर व्याख्या आपको समझ में आ गया तो आप प्रसंग लिख सकते हैं। तो अगर हम इसकी व्याख्या देखिए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहला हमारा बोला है कि बीती बिगाड़ी जा गिरी। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे जो दिया गया है विवारी, उसका अर्थ क्या होता है। तो विवारी मतलब होता है रात। क्या होता है? विवारी मतलब रात होता है। तो यहाँ पे अगर हम सीधे अर्थ की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इस पद्यांश में एक सखी इस पद्यांश में ये बताया जा रहा है कि इस पद्यांश में एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, क्या कहती है कि हे सखी रात बीत गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है बीती बिगाड़ी। बिगाड़ी मतलब अभी हम आपको बताएं बिगाड़ी मतलब क्या होता है? रात है। तो कहती है हे सखी, दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी जो रात है वो क्या हो गई है? रात यहाँ पे बीत गई है, अब तो तुम जागो। देखिए यहाँ पे बीती बिगाड़ी, रात मतलब क्या हो गई है? बीत गई है, जाग रही, अब तुम क्या करो? जाग जाओ। फिर आगे कहती है अंबर पंगट में डुबो रही है। अंबर आपको पता होगा कि अंबर पंगट में डुबो रही है, तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या निकलेगा? मतलब गगन रूपी पंगट में उषा रूपी नायिका जो है। देखिए अंबर पंगट में डुबो रही है, गगन रूपी पंगट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अब देखिए यहाँ पे तारा घटा उषा नागी, देखिए यहाँ पे लिखा है ना उषा रूपी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसका अर्थ ये लिया जा रहा है कि जो वो एक सखी दूसरे से, यहाँ पे देखिए बीती बिगाड़ी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि रात बीत गई है, अब तुम जागो। गगन रूपी पंखत में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। क्या कर रही है? तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। इसका मतलब अगर हम समझें यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि समस्त नक्षत्र प्रभाव के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। जो समस्त नक्षत्र हैं वो क्या है? सूर्य के प्रभाव के कारण क्या आकाश में लीन हो गए हैं। प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों के समूह कलरव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे खग कुल 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 सा बोल रहा है, जो मतलब कहती हैं कि जब सूर्य उदित होता है तो उस समय जो पक्षियाँ होती हैं वो क्या कर रही हैं? आवाज़ से आह्वान कर रही हैं, मतलब समूह में कलरव कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा आगे, किसलय का अंचल डोल रहा है।
इसका अगर देखा जाए तो शीतल मंद सुगंधित हवा क्या है, शीतल मंद सुगंधित हवा चलने से पल्लवों के जो आंचल हैं हिलने लगे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है किसल अंचल डोल रहा है जो यह ललिता भी भर आई। कहती हैं कि शीतल मंद सुगंधित हवा चलने से पल्लवों के आंचल हिलने लगे हैं, लताएं भी नवी पराग रूपी रस से युक्त सा गागर को भर लाई हैं। जो लताएं हैं वो भी क्या है, मधु। देखिए मधुर नवल रस है गागरी, यहाँ पर दिखे नवल मतलब नया हो गया, रस गागरी मतलब यहाँ पे लिया गया है कि ये जो हवा है पलों के आंचल हिलने लगी हैं और लताएं भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई हैं, अर्थात समस्त कन्या पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं। अब आगे में इसी प्रकार बात करें तो यहाँ पे देखिए अगला हमारा है अधरों में राग अमंद पिए। अब यहाँ पे देखिए जो अमंद का अर्थ होता है, अमंद का अर्थ होता है तीव्र, अमंद का अर्थ क्या होता है यहाँ पे तीव्र होता है। आज कहती हैं अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलय बंद किए। और अलकों का अर्थ होता है केस, अलकों का अर्थ होता है केस मतलब होता है बाल, जो आपके बाल होते हैं वही यहाँ पे है, इसको हम क्या कहते हैं अलको। तो यहाँ पे अगर इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ क्या होगा कि हे सखी तुम अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए अपने बालों में सुगंध को समाये हुए। देखिए हम लिखा अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलरत बंद किए। क्या किए हैं यहाँ पे कह रही हैं कि तुम अपने बालों में सुगंध को समाये हुए तथा आँखों में आलस से भरे हुए सो रही है। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या निकल रहा है कि तू अब तक सोई है आली, तो कहती हैं कि तू अभी तक सो रही है आँखों में भरे हुए, आँखों में आलस से भर कर वो कहती हैं कि तू अभी तक सो रही है। यहाँ पर हम इसका टोटल यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में 14, 13 ऐसी ये लगातार पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे इसका ध्यान से देखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है अधरों, ये अंडरलाइन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे इसी का आपको अर्थ देना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है अधरों में राग अमंद पिए, हे सखी तू अपनी अधरों में प्रेम की मदिरा। देखिए अधरों में राग, तुम अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए अपने अपने बालों में सुगंध को समाये हुए तथा आँखों में आलस से भरे हुए। देखिए यहाँ पे आँखों में भरे बिया तथा आँखों में आलस से भरे हुए सो रही है। यहाँ कहने का तात्पर्य देखा जाए तो ये है कि प्रातः काल होने पर क्या होता है, प्रातः काल होने पे सर्वत्र जागरण हो गया है और तू अब भी क्या कर रही है, सो रही है। यहाँ पे इस तथ्य को बताया गया है। अब यहाँ पे अगर हम इसके काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए व्याख्या के साथ साथ काव्यगत सौंदर्य भी लिखनी रहती हैं, तो यहाँ पे जो रस है यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये रस हमारा संयोग श्रृंगार रस है। कौन सा है, ये हमारा संयोग श्रृंगार रस है। और यहाँ पे जो अलंकार है वो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है यहाँ पे अलंकार, क्या है अलंकार, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगुण जो हमारा वो माधुर्य है तथा जो लक्षण है इसके वो लक्षणा व्यंजन है। तो ये हम अगला पद्यांश देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा स्टार्ट होता है जो कि हमारा क्या था, श्रद्धा और मनुता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आपको पद्यांश यहाँ पे दिया गया है, पहला हमारा ये पद्यांश है। तो यहाँ पे इसके हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये उसी का पार्ट है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये किस लगातार सब में पूछा गया था, 16, 13, 18 अर्थात हम कह सकते हैं कि यह 20 या 21, 22 में भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताते हैं संदर्भ, क्योंकि यहाँ पे देखिए संदर्भ जो यहाँ पे कवि हैं, जो शीर्षक वो जो यहाँ पे कवि हैं वो क्या है, वो वही रहने वाले हैं जयशंकर प्रसाद, क्योंकि उन्होंने ही लिखा है। लेकिन जो इसका शीर्षक है वो क्या हो जाएगा, मनु और श्रद्धा और मनु हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारा गीत था, यहाँ पे हमारा श्रद्धा और मनु हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हम संदर्भ बताएं तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्गृहित है। अब हम बात करते हैं इसके प्रसंग की। और आपको प्रसंग तभी समझ में आएगा जब आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से व्याख्या समझ में आएगा। तो पहले हम आपको प्रसंग बताते हैं जो कि इसका शॉर्ट मतलब छोटा रूप होता है व्याख्या का। प्रलय के अनंतर श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर उसके बारे में पूछती हैं। वह मनु के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। वो क्या है, मनु के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। यहाँ पे ये इसका प्रसंग है। तो आइए मैं इसे व्याख्या के जरिए आपको समझाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला यहाँ पे क्या बोला है कि कौन तुम। यहाँ पे देखिए संबोधन बोला आपको, कौन तुम संस्कृति, क्या है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर। आगे कहते तरंगों से फीकी मणि एक।
अब आपको यहाँ पे जानना सबसे बड़ी ज़रूरी है कि संसिद्ध मतलब क्या होता है। संसिद्ध जलनिधि मतलब होता है संसार रूपी सागर। क्या होता है? संसार रूपी सागर। और यहाँ पे देखा जाए जो तीर होता है, ये तीर का अर्थ क्या है? तीर का अर्थ है यहाँ पे तट। क्या है? तीर का अर्थ तट होता है। आप सब इसे लिख लीजिएगा क्योंकि आप सब इसे भूल जाते हैं और बुक पे ही अपनी पेंसिल से लिख सकते हैं। और मणि का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? मणि का अर्थ होता है एक रत्न होता है। आप जानते ही होंगे मणि का अर्थ क्या है? एक रत्न से लिया गया है। तो आइए हम सीधे यहाँ पे अगर इसकी व्याख्या बात करें तो यहाँ पे देखिए श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है। यहाँ पे देखिए कौन तुम, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो श्रद्धा है, श्रद्धा जो है वो क्या करती है? मनु से एक प्रश्न करती हैं कि तुम कौन हो। क्या पूछती हैं वो? कि तुम कौन हो। देखिए यहाँ पे कौन तुम, संसित जलनिधि तीर, तुम कौन हो। फिर कहती हैं जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे कर फेंक देती हैं। देखिए संसित जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी गई मणि एक। अब देखिए यहाँ पे कहने का उनका मतलब ये है कि वह उससे पूछती है मनुष्य कि तुम कौन हो। उन्हें ऐसा प्रतीक हो रहा है श्रद्धा को कि वो कह रही हैं अपनी इस भावना को कि जिस प्रकार संसार की लहरें, जो संसार की लहरें हैं वो अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? उसी प्रकार संसार रूपी सागर वो क्या कर रहा है? संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जल स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। मतलब जैसे कोई सागर होता है तो वहाँ पे अगर कोई सागर में कोई मणि होती है तो क्या करती है? अपनी लहरों के द्वारा उस मणि को ऐसे किनारे फेंक देती है। तो वही कहती है कि तुम जो मनु है वो नदी के सागर के किनारे उपस्थित है, बैठे हैं। तो वही कहती हैं उनसे कि तुम कौन हो जिसे इस सागर की लहरें ने एक मणि के समान तुम्हें इसे मतलब कहती हैं कि उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरें द्वारा इस निर्जल स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। अब देखिए यहाँ पे मनु उसका आंसर देंगे कि कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्राम और एकांत। तो यहाँ पे आगे देखा जाए तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो। ये कर रहे निर्जन का चुपचाप मतलब चुपचाप तुम वहाँ पे उस स्थान पे बैठ के क्या कर रहे हो? तुम चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो। देखिए प्रभा की धारा से अभिषेक, तुम उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पे पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत, विश्रांत मतलब क्या होता है? थका हुआ। तो वही यहाँ पे कहती हैं कि तुम चुपचाप बैठ कर इस निर्जन स्थान पे अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पे पड़ी हुई मणि उसे निर्जन तट को आलोकित करती है। अगर सागर के किनारे कोई मणि गिरती है तो क्या होता है? उसकी चमक से वो पूरा यहाँ पे क्या हो जाता है? आलोकित कर देती है। वैसे ये यहाँ पे मनु के बारे में श्रद्धा कहती हैं। फिर श्रद्धा देखिए आगे कहती हैं, आगे वो क्या कहती हैं? कहती हैं कि हे अपरिचित। अपरिचित यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि वो उन्हें जानती नहीं है। जिन्हें हम जानते नहीं उन्हें हम अपरिचित बोलते हैं और जिन्हें जानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिचित समझिए कहते हैं। तो ये कहती हैं हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता निरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीक हो रहे हो। देखिए यहाँ पे लिखा है जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन। मतलब तुम इस प्रकार मुझे लग रहे हो कि संसार में जो मतलब सुलझा रहस्य है उस प्रकार तुम यहाँ पे हमें मालूम हो रहे हो, पता चल रहा है ऐसे। कहती है कि हे परिचित, तुम मुझे मधुरता निर्वता और परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो। अपरिचित मतलब उसे कोई जानता नहीं इसलिए वो क्या है? एक रहस्यमय होता है। जैसे कोई वस्तु होती है अगर हम इसे नहीं जानते तो हमारे लिए क्या है? रहस्यमय है। जब हम इसे जान जाते हैं तो ये हम मतलब मान लेते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? एक रहस्यमय है जो इस संसार में कोई नहीं जानता है, वो अपरिचित है। फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। और यहाँ पे आगे कहती है कि तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। देखिए यहाँ पे और चंचल मन का आलस्य, तो इसका यहाँ पे सीधे का मैं आपको अर्थ बताएं तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्रद्धा कहती है कि हे परिचित है, हे अपरिचित व्यक्ति, कि तुम मुझे मधुरता निरवता और परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीक हो रहे हो, ज्ञात हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो।
अपरिचित मतलब मैं तुम्हें जानती नहीं, इसलिए तुम क्या हो, रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। जो चंचल मन है वो क्या हो गया, आलस्य धारण कर लिया है। वह कुछ उनसे पूछ ही नहीं तथा बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे अब हम बात करें इसका काव्यगत जो सौंदर्य है वो क्या होगा। काव्यगत सौंदर्य में अगर हम रस की बात करें तो कौन सा रस है यहाँ पे हमारा है संयोग। क्या है यहाँ पे, संयोग श्रृंगार रस है। और जो अलंकार है वो क्या है, अलंकार यहाँ पे रूपक है। कौन सा है, अलंकार यहाँ पे रूपक है। और यहाँ पे अगर बात की गुण तो क्या है, माधुर्य यहाँ पे गुण है। भाषा जो यहाँ पे देखा जाए, भाषा में आपको बता देना इनकी जो भाषा है वो क्या है, खड़ी बोली। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा बात कर रहे हैं जो कि हमारा श्रद्धा मनु से ही लिया गया है। तो इसमें हमारा देखिए सबसे पहले हम आपको प्रसंग बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो संदर्भ है वो वही रहने वाला है सेम, क्योंकि बदल नहीं है। लेखक भी जो कवि हैं वो भी वही हैं, और यहाँ पे जो मतलब चल रहा है शीर्षक वो भी हमारा श्रद्धा मनु ही है। तो आप सब उसे प्रसंग लिख लीजिएगा, संदर्भ लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम सीधे बात करते हैं प्रसंग की। प्रसंग यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रसंग इसका देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का वर्णन है। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब प्रलय के उपरांत मनु की भेंट श्रद्धा से होती है। जब पूरा पृथ्वी का प्रलय हो जाता है तो उस समय उस उपरांत जो मनु है उनकी भेंट किससे होती है, श्रद्धा से होती है। और वह उसके सुमधुर स्वर को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। उसके जो स्वर होते हैं उन्हें सुनकर वो क्या कहते हैं, आश्चर्यचकित रह जाती हैं। अब हम आपको यहाँ पे व्याख्या के जरिए समझा रहे हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए इसकी जो व्याख्या होगी वो क्या होगी, यहाँ पे देखिए, सुनो यह मनु ने, देखिए अभी क्या बोला गया है कि सुनो यह मनु ने मधुर गुंजार मधुकरिका सा जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान। कहती है कि मनु और श्रद्धा की प्रथम भेंट होने पर जब उनका प्रथम भेंट होता है तो कहती है कि जब श्रद्धा उससे उसका परिचय पूछती है, श्रद्धा क्या कहती है, मनु से उनका परिचय पूछती है, तो उसकी आवाज़ उन्हें भंवरों के मधुर गुंजार के समान आनंदमय प्रतीक होती हैं। देखिए मधुकरिका सा जब आनंद किए मुख नीचा कमल, मतलब उनके जो देखिए मधु गुंजार है, मतलब उनकी जो आवाज़ है, जो जिस प्रकार वो बोले तो ऐसा प्रतीक होता है जैसे उनके समान आनंद में प्रतीक होती है। अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जा व सपना से नीचे सुजाए रहती हैं। यहाँ पे आगे देखा जाए तो क्या है, देखिए लिखा है कि ये मुख नीचा कमल समान। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उनका जो पहला वाक्य सुनते ही वो क्या करती हैं, अपना लज्जावश वो अपना सिर नीचे झुकाए रखती हैं, जिसे देख मनु को ऐसा आभास होता है कि जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हुआ हो। ऐसा उन्हें लगता है कि जैसे कोई खिला हुआ कमल हो, क्या कहा, पृथ्वी की ओर झुका हुआ हो। अब आगे देखिए भी कहते हैं कि मनु को कमल सदृश सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकलने मधुर बोल आदि कवि के सुंदर छंद से प्रतीक होती है। और यहाँ पे देखिए लिखा है, एक झटसा सा लगा संघर्ष निरखते लगे लूटे से कौन। उस निर्जन स्थान पर, जो स्थान है उस कहती है कि उस निर्जन स्थान पर जहाँ किसी के आने से कोई संभावना नहीं थी, श्रद्धा ऐसी अनुपम रूपवती को देखकर मनु आश्चर्यचकित होते हैं। देखिए एक झटका सा लगा, वहाँ पे मतलब आने की, वहाँ पे क्या था, कोई मतलब वो जो देखे तो उन्हें क्या लगा, एक आश्चर्यचकित बात लगा उन्हें। श्रद्धा के कंठ से निकलने गीत सदृश बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उसे बोलने बिना नहीं रह पाते और उसके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य अगर हम इसके यहाँ पे चारों लाइन का व्याख्या करें तो इसका मतलब ये हुआ कि उस निर्जन स्थान पे जहाँ किसी के होने की कोई संभावना नहीं की जा सकती थी, वहाँ पे जब श्रद्धा जैसी अनुपम रूपवती को देखकर मनु आश्चर्यचकित होते हैं। जो मनु है वो क्या होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं और उनका मलिन मुख निखर उठता है। उनका जो मलिन बुझाया हुआ मुख होता है वो उन्हें देख कर क्या होता है, निखर उठता है। श्रद्धा के कंठ से निकलने गीत सदृश बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो उसका उत्तर दिए बिना नहीं रह पाते हैं और उसके विषय में सब कुछ वह जान लेना चाहते हैं। तो इसका व्याख्या यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे अगर इसके काव्यगत सौंदर्य बताएं तो इसका जो काव्यगत सौंदर्य होगा, जो यहाँ की भाषा है वो क्या होगी, वो खड़ी बोली ही रहने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें रस की तो वो कौन सा रस है, यहाँ पे कौन सा रस है, संयोग रस है। कौन सा, संयोग रस है। और जो अलंकार है वो हमारा उपमा अलंकार तथा उपेक्षा अलंकार है। और जो छंद क्या है वो श्रृंगार छंद है। गुण क्या है, माधुर्य है। आई होप आपको यहाँ पे जो भी हम समझाएं व्याख्या वो समझ आए, क्योंकि ये जो सभी यहाँ पे व्याख्या दिए गए हैं ये सभी क्या है, इम्पॉर्टेंट है और ये सब पूछी जा चुकी हैं पेपर में।
ये सब क्या है पेपर में पूछे जा चुके हैं और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब इसे एक बार जो इसकी व्याख्या इसे लिख कर और फिर से पढ़िएगा, क्योंकि इससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जिसका अगला व्याख्या है 3 और 4, 5 ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसके लिए आपको हमारा जो एजुकेशन रे चैनल है उसे क्या करना होगा, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा।